नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट हॉरर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो डरावनी होने के साथ साथ रहस्यमय भी है। तो अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे राज को जानने के लिए जो वर्षों से दफन था। शिवपुर एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था जहां घना कोहरा और ठंडी हवाएं हर रात रहस्यमयी कहानियां बुनती थीं। इस कस्बे में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। यह कहानी उस रात की है जब इस हवेली में एक ऐसी हत्या हुई जिसने न केवल कस्बे को हिलाकर रख दिया बल्कि एक ऐसा रहस्य उजागर किया जो दशकों से दफन था। रात के 12 बजे काली हवेली एक भयानक चीख से गूंज उठा। ये चीख मालिक रघुवीर के कमरे से आई थी। जब घर वाले देखने गए तो रघुवीर चौधरी, जो कि एक अमीर और रहस्यमय व्यक्ति थे, अपने कमरे में मृत पाए गए। उनका गला रेत दिया गया था और उनके पास में एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर थी जो किसी औरत की थी। कमरे में चारों ओर सामान चीज बिखरे पड़े थे जिनमें से कुछ पुराने पत्र भी थे। फर्श पे एक टूटी हुई घड़ी पड़ी हुई थी और दीवार पे एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था जो रघुवीर चौधरी के खून से बनाया गया था। यह प्रतीक देखने में एक त्रिशूल के आकार का था। घर वालों ने जल्दीबाजी में इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने को दी और पुलिस इंस्पेक्टर सूरज प्रताप तुरंत मौके पर पहुंच गए। उनकी नजर उस त्रिशूल पर अटक गई। ये कोई साधारण हत्या नहीं है, सूरज ने अपने सहायक से कहा। यह एक संदेश है। रघुवीर के जीवन में कई लोग थे जिनके पास उसकी हत्या का मकसद हो सकता था, जिसमें से पहली थी कावेरी, रघुवीर की दूसरी पत्नी, जो उससे लगभग 30 साल छोटी थी। लोग कहते थे कि उसने रघुवीर से सिर्फ और सिर्फ उसकी संपत्ति के लिए शादी की थी। दूसरा था विक्रांत, रघुवीर का बेटा, जो अपने पिता की सख्ती से तंग आ चुका था और रघुवीर ने हाल ही में उसे अपने वसीयत से अलग कर दिया था। तीसरा था माधव, रघुवीर का पुराना नौकर, जो हवेली में दशकों से था। माधव की आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे वो जानता तो बहुत कुछ है लेकिन बताता कुछ भी नहीं। चौथी थी नैना, जिसे रघुवीर अपनी भतीजी बताता था। नैना अब एक पत्रकार बन चुकी थी और वो हवेली में अभी कुछ ही दिन पहले आई थी क्योंकि उसे कुछ सच्चाइयां जाननी थी। और पांचवे थे डॉक्टर रावत, रघुवीर का पुराना दोस्त और पारिवारिक डॉक्टर। डॉक्टर रावत भी उस रात उस हवेली में मौजूद थे। अब सूरज ने जांच शुरू की। कमरे में मिले सुरागों ने कहानी को और उलझा दिया था। वो पुरानी धुंधली सी एक औरत की तस्वीर जिसे किसी ने मिटाने की कोशिश की थी, एक डायरी जिसमें रघुवीर ने लिखा था, वो वापस आ गई है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। एक गुप्त तहखाना जिसका रास्ता रघुवीर के कमरे से जाता था। तहखाने में पुरानी किताबें और कुछ हड्डियां मिली और साथ में एक अजीब सी मूर्ति जो त्रिशूल के प्रतीक से मिलती जुलती थी। सूरज ने तहखाने की जांच शुरू की और पाया कि वो मूर्ति किसी प्राचीन पंथ से जुड़ी थी जिसे त्रिशूल साधना कहा जाता था। तो क्या रघुवीर किसी गुप्त पंथ का हिस्सा था? अब सूरज ने सभी संदिग्धों से पूछताछ करना शुरू किया। कावेरी ने कहा कि वह उस रात अपने कमरे में थी, लेकिन उसकी कहानी में कई खामियां थीं। विक्रांत ने गुस्से में बताया कि उसके पिता ने उसे धोखा दिया था। उसका मन तो करता था कि किसी दिन वो अपने पिता की ही हत्या कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। माधव ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन उसकी जेब से एक पुराना सिक्का मिला जो तहखाने की मूर्ति से मेल खाता था। नैना ने दावा किया कि वो
यहाँ पे किसी पुराने केस के सिलसिले में आई थी और उसका रघुवीर की हत्या से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, नैना का कैमरा गायब था। डॉक्टर रावत ने कहा कि वो रघुवीर की जांच के लिए आया था, लेकिन मौसम खराब हो जाने की वजह से वो आज रात हवेली में ही रुक गया था। तभी सूरज को रघुवीर के कमरे से एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें लिखा था, त्रिशूल का बदला पूरा हुआ। अगला नंबर उसका है जो सच जानता है। सूरज को शक हुआ कि यह हत्या किसी पुराने राज से जुड़ी हुई है। सूरज ने तहखाने की गहराई में जाकर एक पुरानी किताब खोज निकाली जिसमें त्रिशूल साधना के बारे में लिखा था। यह एक ऐसा पंथ था जो बलिदान और रहस्यमयी अनुष्ठानों के लिए कुख्यात था। किताब में एक नाम बार बार आया, शिवानी। सूरज ने शिवानी के बारे में पता किया और पता चला कि रघुवीर की पहली पत्नी का नाम शिवानी था, जो 20 साल पहले रहस्यमय ढंग से गायब हो चुकी थी। सूरज अब बुरी तरह से इस केस में उलझ गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने एक बार फिर से सभी संदिग्धों के उस रात उस हवेली में होने की वजह पे गौर किया और सूरज को नैना की बात याद आई। नैना ने सूरज को बताया था कि वो वहां किसी पुराने केस के सिलसिले में आई हुई थी। सूरज ने नैना से दोबारा पूछताछ शुरू की। शुरुआत में नैना ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सूरज के सख्ती के बाद नैना टूट गई और उसने कबूल किया कि वो शिवानी की बेटी है, जिसे रघुवीर ने इतने सालों तक छुपा कर रखा था। उसने बताया कि रघुवीर ने उसकी मां शिवानी की बलि दी थी और उसका शव तहखाने में दफना दिया था। नैना इतने सालों बाद उसी सबूत को ढूंढने इस हवेली में आई थी, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसी के साथ नैना ने यह साफ साफ कहा कि रघुवीर की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। सूरज ने इस केस की छानबीन में कुछ और दिन लगाए और आखिरकार सूरज ने इस केस को हल कर लिया। सूरज एक बार फिर से हवेली में आता है और सारे संदिग्धों को हॉल में इकट्ठा करता है। सूरज बताता है कि उसने तहखाने से मिली हड्डियों की डीएनए जांच करवाई थी और वो हड्डियां शिवानी की ही हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब सूरज बताता है कि रघुवीर का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका वफादार पुराना नौकर माधव है। ये कहानी शुरू हुई थी 20 साल पहले, जब रघुवीर ने त्रिशूल साधना पंथ के बहकावे में आकर अपनी पत्नी शिवानी की बलि दे दी थी। शिवानी की उस हत्या में माधव भी शामिल था। 20 सालों तक ये राज ही रहा, लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब रघुवीर ने त्रिशूल साधना पंथ को छोड़ दिया। उम्र के साथ रघुवीर को अब अपने गलती का एहसास हो चुका था और अब वो अपने गुनाहों के बोझ को नहीं उठा पा रहा था। रघुवीर माधव को बार बार कहता था कि वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगा, लेकिन माधव का ऐसा मानना था कि माधव ने जो भी किया अपने मालिक के कहने पर किया और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और माधव अपने मालिक के गुनाहों के लिए किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाना चाहता था। इसलिए माधव ने रघुवीर की हत्या का षड्यंत्र रचा। हत्या वाली रात जब माधव ने देखा कि सभी लोग अपने कमरे में सो गए हैं, तब माधव रघुवीर के कमरे में जाता है। जब माधव कमरे में गया तो उसने देखा कि रघुवीर शिवानी की एक पुरानी तस्वीर को बहुत ही गौर से देख रहा था। उसके दूसरे हाथ में शिवानी का एक लॉकेट था जो किसी सिक्के की तरह दिखता था और आसपास शिवानी की कुछ चिट्ठियां बिखरी हुई थीं, जिसे अब पढ़ पाना भी मुश्किल था। जब रघुवीर ने माधव को देखा तो उसने कहा कि माधव, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कल सुबह ही पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा। यह सुनने के बाद माधव ने रघुवीर की हत्या कर दी, लेकिन रघुवीर की चीख ने सबको जगा दिया था। जल्दीबाजी में माधव ने शिवानी की तस्वीर मिटाने की कोशिश की और शिवानी का वो लॉकेट भी अपने पास रख लिया जो देखने में किसी सिक्के जैसा था।
और जाते जाते पुलिस को गुमराह करने के लिए माधव ने दीवार पे एक त्रिशूल का निशान बना दिया। लेकिन माधव के रचे हुए सारे षड्यंत्र पर पानी तब फिर गया जब नैना ने अपनी माँ के उस लॉकेट को पहचान लिया और इसकी जानकारी चुपके से इंस्पेक्टर सूरज को दे दी। सूरज ने माधव को हथकड़ी लगाई। नैना ने अपनी नम आंखों के साथ कहा कि मुझे मेरी माँ का इंसाफ मिल गया। काली हवेली एक बार फिर से सन्नाटे में डूब गई, लेकिन उसका रहस्य अब सबके सामने था। सूरज ने अपनी डायरी में लिखा कि गुनाह का कोहरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच का उजाला उसे सबके सामने ले ही आता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।